जय हिंद। बैक टू बैक सोलर के आईपीओ आते जा रहे हैं। अभी एक्मे का भी आईपीओ आया था, फिर फाइनली जाकर एनटीपीसी ग्रीन का भी आईपीओ आ गया। एज द नेम सजेस्ट ग्रीन, यानी कि जो पॉल्यूशन वगैरह ना करे। तो अभी वापस से एनटीपीसी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसकी ही एक सब्सिडरी का आईपीओ आया है। देखते भाई लगाना है नहीं लगाना है। काफी सारे सवाल होंगे मन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर कोटा किसे किसे मिलेगा, अभी बाय कर सकता हूं या नहीं कर सकता शेयर होल्डर कोटा के लिए। मैंने इस तारीख को लिया है, 11 को लिया है, 12 को लिया है, 10 को लिया है, 13 को लिया है, कब तक होल्ड करना पड़ेगा। उससे भी सबसे बड़ा सवाल, किस किस कैटेगरी में लगा सकता हूं। क्या मैं एक साथ 2 एप्लीकेशन भी लगा सकता हूं, क्या मैं एक ही एप्लीकेशन लगाऊं, क्या मैं 3 एप्लीकेशन भी लगा सकता हूं, कौन कौन सी कैटेगरी में जाएगा, और फाइनली लगाना या नहीं लगाना ये तो बताओ भाई। इतनी सारी बातें कर ली, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, लिस्टिंग गेन कितने होंगे। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. जैसा कि मैं बार बार रिमाइंडर दे रहा था, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आएगा, अभी ले लो अभी ले लो। मल्टीपल रिमाइंडर्स वगैरह दिए थे, वीडियोस वगैरह भी बनाया था। काफी लोगों ने लिया होगा, काफी लोगों ने नहीं लिया होगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा बिजनेस मॉडल पढ़ेंगे, फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे, और फाइनली देखेंगे कि हमें लगाना है या फिर नहीं लगाना है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जिंगा लॉजिस्टिक्स का आईपीओ भी मैं डाल चुका हूं। सेम एचडीबी फाइनेंशियल का आएगा, इसका शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा ये भी मैं डाल चुका हूं यहां पर। ये एक्मी के एनालिसिस थे, नीवा के थे, स्विगी के थे। यहां पर आपको ऑन द बोर्ड में सब कुछ वगैरह मिल जाएगा। देखो आईपीओ अभी आया, मैं कब पहले ही 3 हफ्ते पहले ही वीडियो बना के बता चुका हूं भैया इसका शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा। 94,000 व्यूज वगैरह भी आए थे। आईपीओ टेबल की जरा पहले बात कर लेते हैं क्या चल रहा है। स्विगी का हो गया, एक्मे का लिस्ट हो गया, जिंका ओपन है, इसका एनालिसिस डाल चुका। एक जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मार्केट क्योंकि अप एंड डाउन हो रहा है, तो जिसका फाइनल वर्डिक्ट होगा वो भी मैं डाल दूंगा। एनटीपीसी की बात होने वाली है यहां पर। चलो अच्छी बात ये होगी, जो इसके फंड्स होंगे वो इसके लिए फ्री हो जाएंगे। यहां पर जब एक्मे का और स्विगी का आया था तब मैंने ये बोला था, आईपीओ क्लोजिंग स्विगी एंड एक्मे नॉट अप्लाइंग टू एनी वन ऑफ द अबव। एक्मे लिस्ट हुआ, एसी एक्मे लिस्ट हुआ 12% डाउन के साथ, नेगेटिव 12% के साथ लिस्ट हुआ, और स्विगी भी 2, 3, 4, 5% के साथ लिस्ट हुआ। नीचे वगैरह आया, थोड़ा वोलेटिलिटी वगैरह वहां पर कायम रही। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भैया लॉस मेकिंग कंपनी थी, रिस्क रिवॉर्ड हमारे साथ फेवरेबल नहीं था। यहां पर भी स्विगी की वीडियो भी जब मैंने यहां पर बनाई थी तब भी मैंने यही बोला था, बिकॉज ऑफ जोमैटो थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देगी, तो सेफ ट्रेडर्स अवॉइड करें, रिस्की ट्रेडर्स वगैरह थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको भी हटाते हैं, इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। देखिए एनटीपीसी की बात करूं तो मैंने यहां पर 8 नवंबर को भी क्या लिखा था, एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ एंड एचडीबी फाइनेंशियल कैन फाइल आरएचपी एट एनी टाइम। प्रॉब्लम क्या होती है, आरएचपी किसी को नहीं पता कब फाइल होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। ये उठाएंगे, सुबह ही सुबह उठा के फाइल कर देंगे, और तब आप नहीं ले पाओगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। तो इसीलिए मैं बैक टू बैक यहां पर बताता रहा कि भाई ले लो जिसको लेना है। 28 अक्टूबर की डेट का देखो, फिर उसके बाद 19 अक्टूबर को हम लोगों ने ये जो वीडियो वगैरह भी बनाया था, जो इसकी मैं बात कर रहा था 3-4 हफ्ते पहले। सितंबर में भी बोला था कि आने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तब से ही मैं प्रिडिक्ट करके बैठा था। फर्स्ट वीक की जगह थोड़ा सा डिले हुआ, मार्केट वोलेटिलिटी की जगह सेकंड वीक वगैरह में भी आ गया। तब सितंबर से ये बात मैं बताकर बैठा हूं कि किस तरीके से ये सारा काम करेगा। 20 सितंबर को भी डाला मैंने। चलिए जी नीचे आते हैं, अब समझते क्या है। पहले जरा बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, तब पता चलेगा लगाना या नहीं लगाना। तब सारी प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि एक पैन कार्ड से आप एक अकाउंट में लगा सकते हो, 2 में लगा सकते हो, 2 में लगा सकते हो, क्या क्या परम्यूटेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, बिल्कुल स्किप मत करना, टेंशन फ्री रहो। शुरू करते हैं जरा। इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2022, सिर्फ 2 साल पुरानी कंपनी है। एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी ग्रीन इज अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी दैट फोकसेस ऑन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रूट्स। ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है, सिर्फ 2 साल पुरानी कंपनी है। ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी है? 3000 मेगावाट किससे आता है? सूर्य देवता से आता है, सोलर प्रोजेक्ट से आता है, और 100 मेगावाट आता है वायु से, यानी विंड वगैरह से। इसी टाइप की अब एक कंपनी आई थी एक्मे,
ठीक है, अब आप सोचोगे यार एक में तो 12% गिरा, इसका क्या हाल होगा? कोई नहीं, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द कंपनीज पोर्टफोलियो कंसिस्टेड ऑफ 15,000 ऑलमोस्ट 15,000 मेगावाट इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स, इसमें इतना है, और 12,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्टेड और अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स वगैरह है। ठीक है, द कंपनी हैड 15 ऑफ टेकर्स अक्रॉस 37 प्रोजेक्ट एंड 9 विंड प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो 99% 99 बोलो या 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे ही काम कर रहे हैं, विंड और सोलर पे ही इनका पूरा फोकस है। बाहर के प्रोजेक्ट भी लेते हैं, गवर्नमेंट वगैरह के प्रोजेक्ट वगैरह भी लेते हैं। द कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन 7 स्टेट्स, जिसकी टोटल 11,700 की कैपेसिटी यहां पर एज ऑफ नाउ नजर आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया प्रोमोटेड बाय एनटीपीसी वगैरह, फिर उसके बाद कंपनीज पोर्टफोलियो, ये सब ऊपर सारी इन्होंने बातें वगैरह लिख दी हैं। देखो एज ऑफ नाउ देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्यों? सिर्फ 2 साल पुरानी ही कंपनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है गवर्नमेंट बैक्ड है, तो डिविडेंड वगैरह आपको आता ही रहेगा। सबसे अच्छी बात क्या है? वो है सेक्टर। देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 365 डेज में से मोटा मोटा 250-270 दिन तक आपको सूर्य यानी कि सनलाइट मिलेगी ही मिलेगी। देखो जब मैं पैदा हुआ 1994 में, तब भी भाई साहब सनलाइट ऐसी आती थी। 2004, 2014, 2024 सनलाइट वैसे ही आ रही है। तो ये एक नेवर एंडिंग सोर्स है। यहां पर जितनी सनलाइट प्रोटेक्ट कर सकते हो प्रोटेक्ट करो भाई। कोल का जमाना निकल गया, आजकल आप देख रहे हो जो ट्रेन्स वगैरह भी हैं वो भी इससे ही चल रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 19 नवंबर को ओपन होगा, फिर 20 तारीख को मार्केट ऑफ है, नोट कर लेना। 20 तारीख को महाराष्ट्र में इलेक्शन है जिसकी वजह से मार्केट बंद है। फिर उसके बाद 21 और 22 यानी कि 3 दिन के लिए आपके पास वापस मौका है। अलॉटमेंट फिर सैटरडे संडे आ जाएगा। 25 तारीख को अलॉटमेंट, 26 तारीख को रिफंड या शेयर्स, और 27 नवंबर को जाकर ये ऑलमोस्ट मंथ लास्ट में लिस्ट होगा। प्राइस बैंड की बात करें, फेस वैल्यू 10 रुपए रखा है, प्राइस बैंड 102 से 108, अगर अप्लाई करेंगे तो 108। देखो कई लोग ये बोलते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर आप बिड डाल रहे हो 108.1, 107.9, 107.8, कुछ भी डाल रहे हो 108 को छोड़कर, ये रिजेक्ट होगी ही होगी। पहला रीजन। दूसरा रीजन, एक पैन कार्ड पे 2 एप्लीकेशन नहीं चलती हैं। मेरा जीरोधा में अकाउंट है, मेरा एंजल में अकाउंट है, क्या मैं दोनों से डाल सकता हूं? नहीं, एक पैन कार्ड से आप एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हो, ये नॉर्मल रूल है। इसमें शेयर होल्डर कोटा आया है तो 2 लगा सकते हो। ट्राई करना दोनों सेम ब्रोकर से ही लगाओ, ये मत करना एक एंजल से लगा दी, शेयर होल्डर कोटा जीरोधा से लगा दिया, मत करो, एक से ही लगाओ। नेक्स्ट, तो कंपनी कहती है कि हमें ज्यादा नहीं 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 100% पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा। मतलब फाइनली एक ऐसा आया है, इनडायरेक्टली बोला जाए, जिसमें गवर्नमेंट कुछ ओएफएस नहीं ला रही, धीरे धीरे जाएगा तब गवर्नमेंट वगैरह ओएफएस ले आएगी, जो हम लोगों ने देखा है एचएल में हुआ और बाकी स्टॉक्स वगैरह में भी ये कंपनी गवर्नमेंट करती रहती है। इंप्लॉय डिस्काउंट, अगर आप इंप्लॉय भी हो तो और 5 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं जरा जल्दी से। क्यूआईबी को देने वाले हैं 75% मिनिमम, रिटेल वालों को 10% ही मिलेगा, एचएनआई को मिलेगा 15%। वैसे तो कंपनी ने लॉस नहीं करा, तो मेरे हिसाब से यहां पर आप दे सकते थे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन आया इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं, और शेयर होल्डर कोटा कहां से निकलेगा वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक रिटेल का लॉट लगाते हो तो आपको मिलेगा 14,900 रुपए का, और रिटेल से ऊपर जाना चाहते हो तो 2 लाख की एप्लीकेशन हो जाएगी, जो हो जाएगी 14 लॉट्स के लिए। इनमें एचएनआई में, बिग एचएनआई में, रिटेल में कोई लॉक इन नहीं है। 10:01 पे आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, पार्शियल बेच सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर प्रमोटर गवर्नमेंट ही वगैरह है, पता है 100% है एज ऑफ नाउ। तो फाइनेंशियल्स, चलिए फाइनेंशियल्स पर आते हैं जरा क्विकली, और फिर जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, आई नो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, इनफैक्ट मैं भी वेट कर रहा हूं, एसेट्स। फुल ईयर की जगह हो गया हाफ ईयर। चलो फाइनली पहली कंपनी बनी जिसने 2 क्वार्टर डाले हैं। चलो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इक्विवेलेंट बनाने के लिए। एसेट्स 18,000 करोड़, 27,000 करोड़, 32,000 करोड़। भाई साहब एसेट्स में तो छलांग लगाते जा रहे हो, 2-2.5 साल में डबल कर दिए एसेट्स, मजा आ गया। रेवेन्यू
170 करोड़ की रेवेन्यू थी, क्योंकि भाई पहले साल बनी थी तो कोई ज्यादा खर्चा वगैरह हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही निकल कर आ गया। इनफैक्ट एडवांस में पैसा उठाया। अब आप सोच रहे होंगे 170 करोड़ की सेल्स पे 171 करोड़ का प्रॉफिट कैसे आ गया? ये ऐसे आया जब आप एडवांस में किसी से पैसा वगैरह ले लेते हो, या मान लेते हैं कि आपने किसी को पैसा दिया तो उसमें से आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला, तो ये यहां पे अदर इनकम की वजह से बढ़ गया। तो 170 इसको तो देखने का फायदा है ही नहीं। 2000 करोड़ की सेल्स थी, 340 करोड़ का प्रॉफिट था, ये हो गया 16% के आसपास, और ये हो गई 2000 से 1100, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दूं तो 2200 2500 के आसपास पहुंच जाएगा। तो मतलब 10-15% की रेवेन्यू बढ़ी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 175, ये भी 350, तो इन लाइन से ऊपर ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 साल पुरानी कंपनी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर। रिजर्व्स 170 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, बट प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है यहां पर 12,700 करोड़ से बोरोइंग्स हो गई 17,000 करोड़, मोटा मोटा 4500 करोड़ से बोरोइंग बढ़ गई। अब ये रीजन है यहां पर एसेट्स बढ़ने का। ये देखो, अगर आप देखोगे तो एसेट्स बढ़े 5,000 करोड़ से, जिसमें से 4500 करोड़ तो बोरोइंग्स की वजह से बढ़े हैं, सिर्फ 500 करोड़ वगैरह की वजह से ऑर्गेनिक वे से बढ़े हैं। ये चीज हुई है यहां पर। तो बोरोइंग्स पे तो डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वरना सारा का सारा पैसा कहां जाएगा? इंटरेस्ट के कॉलम में। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। रेशियोज देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 7% के आसपास, डेट टू इक्विटी 1.91, थोड़ा सा हाई है। यहां पर एच लिख देता हूं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2%, प्राइस टू बुक वैल्यू 9 टाइम्स, ओहो हाई। पैट मार्जिन भी अच्छा है, स्टार मार्क करते हैं, पॉजिटिव है 16%, जो हम लोगों ने कैलकुलेट वगैरह करा। अब मोस्ट अवेटिंग टॉपिक आया होगा कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता शेयर होल्डर कोटा में। तो ये व्हाइट स्क्रीन आ गई है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहला ये देखिए, यहां पर इन्होंने क्या करा है, जब अपना आरएचपी फाइल करा तो वहां पे डेट क्या डाली है? 12 नवंबर की। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिन आरएचपी फाइल होगा उससे -1 डे वगैरह पे चलता है। मतलब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आपने एनटीपीसी का शेयर बाय करा है 11 नवंबर और बिफोर 11 नवंबर या उससे पहले आपने एनटीपीसी का शेयर बाय किया है, तो यू आर एलिजिबल। ठीक है। अगर आपने बाय करा है 12 नवंबर और आफ्टर, तो यू आर नॉट एलिजिबल। सिंपल सी बात ये समझ लो। अगर आपने 11 नवंबर या उससे पहले लिया है, 10 नवंबर, 9, 8, 7, 6, या जब मैं सितंबर अक्टूबर में बोल रहा था, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने 12 नवंबर या उसके बाद लिया है, आपने 12 को भी लिया है, आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आरएचपी -1 डेट चलता है। 11 वाले एप्लीकेबल, 12 वाले अगेन एप्लीकेबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने सोचा कि मैंने फॉर एग्जांपल इसे हटाते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल 1 नवंबर को लिया था, मैंने यहां पे 11 नवंबर को सेल कर दिया, तो अगेन यू आर नॉट एलिजिबल, आपको नहीं मिलेगा। यहां पर प्रॉब्लम ही यही है, जब तक आरएचपी फाइल हो रहा है आपको होल्ड करना पड़ेगा। और 400 रुपए का शेयर था, जिसने भी गलती से सेल कर दिया, बैड लक। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा क्या क्या कोटा बोलते हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। यहां पर फ्रेश इशू है, पूरा फ्रेश इशू है, तो यहां पर उठा रहे हैं 1 लाख मिलियन, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो ये यहां पर कौन कौन सा कोटा है? पेज नंबर 567 पर बोल रहे हैं कि भैया 567 पेज नंबर पे पहुंच जाओ। हम चलते हैं फटाफट से जुर्र करते हुए 567 पर। अब यहां पर आ गया इशू स्ट्रक्चर, समझते कि किसको कितना कोटा मिलने वाला है। तो ये क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन इंक्लूड्स अ रिजर्वेशन ऑफ एग्रीगेटिंग 2000 मिलियंस फॉर किसके लिए है? फॉर सब्सक्रिप्शन बाय एलिजिबल इंप्लॉइज वगैरह, इंप्लॉइज के लिए भी कोटा रखा है। एज वेल एज अ रिजर्वेशन ऑफ एग्रीगेटिंग अप टू 10,000 मिलियंस, यानी कि 1000 करोड़ रुपए के लिए भी इन्होंने कोटा रखा है। किसके लिए रखा है? ये हो गया आपका पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल फॉर एलिजिबल शेयर होल्डर कोटा रिजर्वेशन, यानी कि यहां पर 2 कोटा इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं। या एलिजिबल इंप्लॉइज नॉट मोर देन, रिटेल वालों के लिए भी डाल दिया। यहां पर रिटेल वालों के बाद शेयर होल्डर कोटा भी, इंप्लॉइज भी एक्सप्लेन यहां पर इन्होंने पूरी तरीके से कर दिया।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पर समझाता हूं। ये वो आ गया। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसको कैसे देखा जाए, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि मैं कैसे एक ही पैन कार्ड से दो दो लगा सकता हूं। देखिए समझिएगा, पहला ऑप्शन है कि मैं सिर्फ एक लॉट रिटेल वाले में अप्लाई करता हूं। दूसरा ऑप्शन, मैं HNI कैटेगरी में लगाता हूं, चाहे वो बिग HNI हो स्मॉल HNI हो। नंबर 3, मैं सिर्फ एक लॉट यहां पर शेयर होल्डर कोटा में लगाता हूं। नंबर 4, रिटेल प्लस SH। नंबर 5, HNI प्लस SH। ये सारे ऑप्शंस में आप अवेलेबल कर सकते हो। मान लेते हैं आप क्या क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जिसके पास NTPC का शेयर नहीं था, जिसके पास पहले NTPC का शेयर नहीं था, वो रिटेल में अप्लाई कर सकता है या वो HNI में अप्लाई कर सकता है। जिसके पास NTPC का शेयर था 11 तारीख या उससे पहले, वो शेयर होल्डर कोटा में अगर चाहे कि यार मुझे अलॉटमेंट चाहिए ही चाहिए, जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है, वो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकता है। नंबर 4, आप रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपके पास फंड्स अच्छे खासे हैं तो आप HNI प्लस शेयर होल्डर कोटा दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ये यहां पर पूरा हिसाब बन गया। किसी के अगर मन में आ रहा हो क्या मैं ये दोनों यानी कि रिटेल प्लस HNI में अप्लाई कर सकता हूं, तो आंसर इज नो। रिटेल और HNI में एक पैन कार्ड से आप अप्लाई नहीं कर सकते। करते कैसे वो भी मैं समझा देता हूं। देखिए जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ऊपर कैटेगरी का ऑप्शन आता है रिटेल HNI, तो वहां पे अब दो और ऑप्शन आएंगे, दैट इज एम्प्लॉय और यहां पर शेयर होल्डर कोटा। तो पहले आपको एक बिड लगानी है। जैसे ही आप अपना UPID वगैरह डालेंगे वो आपका मैंडेट वहां पर आएगा। उस मैंडेट को अप्रूव करने के बाद, जैसे ही मैंडेट अप्रूव हो जाए उसके बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद दोबारा से वहां जाइए, अब कैटेगरी चेंज कीजिए और जितने भी लॉट्स आपको लगाने हैं आप उतने लॉट दोबारा से लगा सकते हो, दोबारा सेम UPID डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से आपके पास सेम UPID पर मैंडेट आएगा, दोबारा से अप्रूव कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, यहां पर रिटेल का कोटा है 10%, मुझे रिटेल में नहीं मिलता तो मुझे शेयर होल्डर कोटा में मिलने के चांसेस हैं। एक चीज क्लियर कर देता हूं, ऐसा कोई 100% गारंटी नहीं है कि शेयर होल्डर कोटा में मिलता ही मिलता है, राइट। चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम बजाज वाली वीडियो में भी दिखाया था कि भाई मुझे रिटेल में नहीं मिला पर शेयर होल्डर में मिल गया, कई बार मुझे शेयर होल्डर में मिल गया रिटेल में नहीं मिला, कई बार मुझे दोनों में ही नहीं मिला, दोनों में ही नहीं मिला। तो देयर इज नो 100% थिंग इन मार्केट्स, राइट। चलिए वापस आते हैं। तो आप रिटेल में लगा लो, HNI में लगा लो, शेयर होल्डर कोटा में ही अकेले लगा लो, दोनों में भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। कितने कितने लॉट। अब रिटेल वाला जो लगाएगा मैक्सिमम 13, ये मैक्स है, ये मिनिमम ही 14 से चालू होगा। शेयर होल्डर कोटा में भी मैक्सिमम 13 लगा सकते हो। शेयर होल्डर कोटा जो होता है वो एम्प्लॉय कोटा और शेयर होल्डर कोटा निकलता ही रिटेल कैटेगरी से है, तो इसलिए उसकी एप्लीकेशन 2 लाख से नीचे ही मानी जाती है, ठीक है। तो यहां शेयर होल्डर कोटा में भी आप 13 लगा सकते हो, यहां पर 13 प्लस 13 की एप्लीकेशन बनेगी, या मिनिमम 13 है तो मैं मान लेता हूं 14, 15 एंड सो ऑन प्लस 13 की बनेगी। मैं जो एडवाइस करूंगा शेयर होल्डर कोटा में 1 या 2 लॉट लगाओ। मैंने कई बार देखा है जो ये लोग 1-2 लॉट लगाते हैं ना, उनको प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, यानी कि मिनिमम वालों को थोड़ी सी प्रेफरेंस वगैरह हर बार दी जाती है। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, नॉट अ प्रॉपर रूल। वापस आते हैं अब, चलिए जी, कंपनी पैसा किस किस लिए उठाने वाली है वो भी देख लेते हैं। तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड सब्सिडरी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड फॉर रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और अ पार्ट ऑफ बोरिंग्स वगैरह। तो यानी कि इसकी भी एक सब्सिडरी है। मतलब हालत ये है, NTPC की सब्सिडरी हुई NTPC ग्रीन, उसकी भी एक सब्सिडरी हुई NTPC रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसकी बोरोइंग्स वगैरह ये रिड्यूस वगैरह करने वाले हैं। चलिए फाइनल आते हैं वर्डिक्ट वगैरह पर। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। रीजन नंबर 1, मार्केट डाउन है। नंबर 2, ऑलरेडी 10,000 करोड़ का IPO है। कोई 10 रुपए की चूरन की गोली थोड़ी है जेब में से निकालता है। 10,000 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट। नंबर 3, हम लोगों ने देखा है जितना बड़ा IPO आता है वो उतना टंबल डाउन करता है। यही हुआ था अभी जब ओला आया था, इतना बड़ा IPO पेटीएम के देख सके, LIC के साथ देख चुके, और अभी अभी Hyundai के साथ भी हम लोग देख चुके। नंबर 3, क्योंकि रिटेल
रिटेल वाली कैटेगरी कम है, HNI और आई शुड से QIB कैटेगरी ऑलरेडी बड़ी है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस कितने होंगे? 3-4 टाइम्स के आसपास। अब लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से जो यहां पर बनेंगे 10 to 20% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे। लोग जाएंगे बाय करने के लिए, क्यों? रिन्यूएबल एनर्जी का है, 2 साल पहले ही कंपनी बनी है, तो नई नई नवेली कंपनी है, उठा लो। एनटीपीसी ने पैसा बनाकर दिया है लोगों को। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्टर अच्छा है, अभी अभी कंपनी आ रही है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू है, कंपनी अच्छे खासे मार्जिन वगैरह पे काम कर रही है। तो मैं एडवाइस करूंगा रिटेल में 1 लॉट 2 लॉट से आराम से लगाओ। शेयर होल्डर कोटा में भी डेफिनेटली अप्लाई करो, एक ही पैन कार्ड से दोनों एप्लीकेशन वगैरह हो जाएंगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा से इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, Q&A सेशन कर लेंगे, या कमेंट सेक्शन में ही मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। आईपीओ आने में अभी टाइम है, राइट? आईपीओ आने में अभी आईपीओ आएगा 19 तारीख को, आज 13 तारीख है, 6 दिन है, 6 दिन में मैं आराम से आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व कर दूंगा। ये थे एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, कैसे कैसे लगाना है, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है। आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।